गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम आगे बात करते हैं। हमने पिछले भाग में बात की थी मूलरता और मूललता की। आज हम बात करेंगे मूल अंश यानी मूल प्रभाज की। मूल प्रभाज भी विलयन की क्षमता को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें हम विलयन के किसी विशेष घटक के मूलों की संख्या और विलयन के कुल मूलों की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। और इस तरह से हम मूल अंश की जो परिभाषा है वो ऐसे दे सकते हैं, विशेष घटक के मूलों की संख्या और विलयन के मूलों की कुल संख्या का अनुपात मूल अंश या मूल प्रभाज कहलाता है। अब चूंकि विलयन द्विअंगी हो सकता है और 2 अंश या 3 अंग वाला, 4 अंग वाला, इसमें कई पार्ट हो सकते हैं। हम सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग करते हैं वो है आपका द्विअंगी विलयन, यानी इसमें केवल 2 हिस्से रहते हैं। एक हो गया आपका विलेय और दूसरा हो गया विलायक। तो इसको हम विलेय का जो मूल प्रभाज है वो कैसे निकालेंगे, इसको हम x से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे एन ए क्या हो गया, ई घटक के कुल मूल, यानी यहाँ पे मान लीजिए आप क्या लिखेंगे, इसको विलेय के मूल बटे में विलयन की कुल मूल, विलयन की कुल मूल आपकी। अब विलयन में एक से अधिक घटक होंगे तो उसको हम संख्या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, हमने यहाँ 2 पार्ट लिए हैं। तो पहले पार्ट का मूल प्रभाज ये रहेगा Na/Na + Nb। दूसरे पार्ट का मूल प्रभाज क्या होगा, यहाँ पे आप अंश में मूल अंश ले लेना, तो मूल जिसका अंश मूल प्रभाज लेना है आपको उसको अंश पे रखेंगे। तो x बराबर Nb/Na + Nb। इस तरह से ये आपका हो जाएगा बी घटक का मूल प्रभाज। यानी आप विलायक का मूल प्रभाज निकालेंगी तो आप ऊपर विलायक के मूल रखेंगे और नीचे उनके कुल मूल रखेंगे। यदि विलेय का निकालना है तो विलेय के मूल बटे विलयन के कुल मूल। यदि घटकों की संख्या अधिक है 2 से, तो हम n1, n2, n3, n4 नाम दे करके और उनके मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। हमें पहले घटक का मूल प्रभाज निकालना है तो x1 हो जाएगा, ऊपर आप n1 रखेंगे, यानी वो पहला जो घटक है उसकी मूलों की संख्या बटे विलयन की कुल मूलों की संख्या, जितने भी n1, n2, n3, n4 जितने हैं सबको जोड़ देंगे। इस तरह से आप मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और बात रहती है, हमें मूलों की संख्या निकालना पड़ती सबकी। आपको पता है मूलों की संख्या क्या होगी। मान लीजिए आपको n1 निकालना है तो आप क्या करेंगे, n1 घटक है उसका विलयन में जो द्रव्यमान होगा उसको रखेंगे बटे उसका मूला द्रव्यमान रखेंगे। इस तरह से ये वैल्यू आपकी निकाल ली जाएगी। दूसरे घटक के लिए क्या करेंगे, दूसरे घटक का द्रव्यमान रखेंगे, उसका परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान का उसको भाग दे देंगे तो उसकी मूलों की संख्या निकाल लेंगे। इस तरह से हम किसी विलयन के घटकों के मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देने की है कि सभी घटकों के मूल प्रभाज को यदि जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। जैसे हमने द्विअंगी विलयन की बात करें तो विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा, Na/Nb, और विलायक का मूल प्रभाज क्या होगा, Nb/Na/Nb। अब हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हर में क्या आएगा, Na + Nb, अंश में भी Na + Nb आ जाएगा। इन दोनों को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। यानी अंश और दोनों समान हो जाएंगे तो उत्तर 1 आ जाएगा। यानी सभी के मूल प्रभाजों का योग हमेशा 1 होता है। यानी किसी विलयन के सभी घटकों के मूल प्रभाजों का योग ज्ञात करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1। द्विअंगी विलयन के लिए
एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। और यदि बहुशय हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बराबर 1। आइए हम बात करते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता भी बहुत अधिक संख्या में बहुत जगह इसका प्रयोग होता है और ये बुलियन की समीकरण को व्यक्त करने का सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला मान है। बुलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये क्या कितना है, बुलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसको हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं और ये कैपिटल N कहाँ से लिया है, नॉर्मलिटी शब्द इसका जो अंग्रेजी पर्याय है नॉर्मलता का उसका N पहला अक्षर हमने लिया है, कैपिटल N रहता है ये। इसका हम यदि वर्किंग फार्मूला बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या है तो विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या लेंगे। विलयन में कुल कितने ग्राम तुल्यांक विलेय घुला हुआ है और विलयन का लीटर में आयतन से उसको भाग देंगे। अब विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय का कुल द्रव्यमान लेंगे ग्राम में और उसमें उसकी तुल्यांक द्रव्यमान से भाग देंगे तो ये हो जाएगी उसकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या और फिर लीटर में आयतन का भाग दे देंगे तो लीटर तो ये मान आ जाएगा आपका WB/E/V। और यदि हम सामान्य तौर पे जो बुलियन का आयतन लेते हैं वो अपन क्या में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं। तो आप मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 1000 का गुणा करना पड़ेगा मिलीलीटर में बदलने के लिए। लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा करना होगा तो ऊपर भी 1000 गुणा कर देंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया WB ग्राम में गुणे 1000 बटे तुल्यांक भार E गुणे आयतन ml में। तो इस तरह से ये आपका वर्किंग फार्मूला है। इसकी टर्म्स को आपको पता ही है, N क्या दिखाते हैं अपन, N कैपिटल N क्या है, नॉर्मलिटी है, नॉर्मलता हो गया, E उसका ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान हो गया। E कैसे लिया गया है, तुल्यांक द्रव्यमान का अंग्रेजी में होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांक द्रव्यमान। तो इसका E ले लिया है तो E से दिखाएंगे और WB आपका विलेय का ग्राम में द्रव्यमान है और V उसका आयतन है। अब हम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ग्राम का जो तुल्यांक भार है, तुल्यांक द्रव्यमान है, उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं अलग अलग के लिए। अब जैसे कोई लवण है उसकी संयोजकता है आपको पता है तो अणु द्रव्यमान में हम संयोजकता का भाग दे देंगे तो तुल्यांक द्रव्यमान निकल आएगा। तुल्यांक द्रव्यमान बराबर अणु भार बटे संयोजकता, यानी M बटे संयोजकता। अब ये अम्ल के लिए आप निकालना चाहें तो वो कितने H आयन देता है वो उसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे आपको H2SO4 के लिए निकालना है, आपको पता है H2SO4 का जब आयनन होता है तो उसमें हमें 2 H आयन प्राप्त होते हैं। तो इसके जो तुल्यांक द्रव्यमान है उसका मान क्या होगा, अणु भार बटे उसकी क्षारीयता यानी उसके द्वारा त्यागे गए H आयन की संख्या, यानी इसका तुल्यांक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका अणु भार बटे 2। इसमें हमें 2 का भाग देना होगा क्योंकि इसमें से 2 H आयन निकलते हैं। क्या हो जाएगा इसका, 16 चौका 64 और 32 96 और 2 98, 98 इसका अणु द्रव्यमान हो जाएगा और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 49 आ जाएगा। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, इसको जरा थोड़ा सा समझिए। इसका अर्थ आप इस तरह बता सकते हैं कि H2SO4 के
49 ग्राम में हमें 1 मोल H आयन प्राप्त होते हैं। यानी किसी अम्ल का तुल्यांक द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जिसमें 1 मोल H आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है। यदि हम HCl का निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? HCl, जैसे आप HCl को आयनाइज करते हैं तो HCl में एक H निकलता है, एक Cl- निकलता है, तो इसका एक ही है इसमें वैलेंसी। तो इसको क्या करेंगे, HCl का अणुद्रव्यमान निकालें, कितना निकलेगा? 35.5 धन 1 हाइड्रोजन का होगा, तो ये हो गया 36.5 बटे 1। इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि 36.5 ग्राम HCl की आयनाइजेशन से हमें 1 मोल H आयन प्राप्त होते हैं। 1 मोल H आयन का मतलब आप जानते ही हैं, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 H आयन। यदि हम किसी तत्व के लिए निकालना चाहते हैं तो उसकी संयुक्ता का भाग देंगे, किसी आयन के लिए निकालना चाहेंगे तो आयन का जो आवेश होता है उससे निकलेगा। आप क्षार के लिए निकालना चाहें तो क्या करेंगे, आप उसकी अम्लीयता से भाग देंगे। क्षार के लिए क्या करेंगे, अणुभार बटे उसकी अम्लीयता। तो अणुभार बटे अम्लीयता, अम्लीयता क्या होती? अम्लीयता किसी क्षार के लिए अम्लीयता क्या होती है, वो कितने OH आयन देता है। जैसे आप यहाँ पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक भार ज्ञात करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? पहले NaOH की अम्लीयता देखेंगे, फिर उसके अणुद्रव्यमान में उसका भाग देंगे। तो NaOH को जैसे ही आयोनाइज होगा तो इसमें हमें एक Na+ आयन मिलेगा और एक OH- आयन मिलेगा। तो एक OH आयन मिलता है, यानी इसकी क्षारीयता कितनी, अम्लीयता कितनी होगी? 1 हो गई। तो हम इसके अणुद्रव्यमान में 1 का भाग देंगे। अब अणुद्रव्यमान कैसे निकालेंगे? 20 सोडियम का है 23, इसका है 16 और हाइड्रोजन का हो गया 1, तो ये हो गया 23 और 17 40। 40 में 1 का भाग देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40। इस तरह से हम किसी भी यौगिक के लिए तुल्यांक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यदि कोई लवण है तो आप उस कुल ऋणावेश या कुल धनावेश की भाग देंगे हम। जैसे NaCl लिया आपने, लवण है, इसमें एक धनावेश एक ऋणावेश है, तो हम इसमें 1 का भाग देंगे। सोडियम का 23 और ये हो गया 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आएगा इसका? 58.5। इसमें 1 का भाग देंगे तो इसका जो तुल्यांक द्रव्यमान है वो हो जाएगा 58.5। इस तरह से